हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पर डिस्कस करने वाले हैं, जो है पतले लेंसों के लिए अपवर्तन का सूत्र, या इसे ही लेंस मेकर सूत्र के नाम से भी हम जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस डेरिवेशन को आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। मैं एक ही बात कहूँगा, जिन विद्यार्थियों को डेरिवेशन से डर लगता है वो खासकर इस वीडियो में बने रहे, आसानी तरीके से उनको एक एक पॉइंट समझ में आएंगे। जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ते हैं वो उनको तो पता है कि उनको समझ में आ जाएंगे, परंतु जो न्यू स्टूडेंट है उनसे मैं खासकर कहूँगा वीडियो को अंत तक बने रहें, एक एक छोटी छोटी पॉइंट समझ में आएंगे। देखिए यहाँ पे फिर से लिख दिया है 5 नंबर पक्का कर लो, मतलब 5 नंबर वाला ये टॉपिक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात मैं यहाँ पे बता दूं, पतले लेंसों के लिए अपवर्तन का सूत्र है। तो यहाँ पे हमने हेडिंग टाइप से लिख दिया है पतले लेंसों के लिए अपवर्तन का सूत्र, जिसे हम किस नाम से जानते हैं जी? जिसे हम लेंस मेकर सूत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो तैयार हैं आप? तो चलिए जी। तो देखिए सबसे पहली बात, इसको समझने के लिए यदि कोई भी डेरिवेशन हो ना, तो उसमें सबसे पहले अगर समझना हो तो फिगर आप समझिएगा। फिगर आपने समझ लिया तो लगभग आपने 70% आपने डेरिवेशन कर दिया। अब फिगर नहीं समझे ना तो समझिए 70% गया। तो इसलिए फिगर समझ गए, डेरिवेशन भी कर पाएंगे। तो फिगर पे समझते हैं जी। तो सपोज डेट हम एक फिगर बना रहे हैं, ध्यान से आप समझेंगे। मैं इसी कलर से बना दे रहा हूं। सपोज डेट एक हम पतला लेंस ले रहे हैं, ठीक है ना, एक हम पतला यहाँ पे लेंस लेते हैं। ठीक है जी। देखिए थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा सुधार कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे बहुत ही पतला होता है, बट उतना पतला लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा हमने लेंस लिया है, उत्तल लेंस हमने यहाँ पे ले लिया है। देखिए लेंस की दो खासियत होती है, एक बात मैं बता दे रहा हूँ। लेंस तभी बनता है, लेंस बनाने के लिए 2 सतहों का होना आवश्यक है। तो ये भी 2 सतहों से मिलकर बना है, एक इधर वाला एक इधर वाला। तो मैं यहाँ पे नाम भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या क्या नाम लिख रहा हूँ उसको समझिएगा। ये 2 सतह है, एक है AB सतह, इधर वाला AB सतह है, और इधर वाला क्या है CD सतह है। ठीक है ना, इतनी बात समझ गए? तो अब समझिएगा जी। हाँ, अब ये जो लेंस है इसका ये मुख्य अक्ष है। ये क्या है जी? ये है मुख्य अक्ष। ठीक है जी, मुख्य अक्ष भी देख लिया आपने। अब समझिएगा ये एक उत्तल लेंस है जिसका AB सतह और CD सतह है, और ये इसका मुख्य अक्ष है। अब यहाँ पे एक वस्तु है, यहाँ पे क्या है? एक वस्तु है O। अब O से प्रथम प्रकाश किरणें इस प्रकार चलती हैं। O से इस प्रकार प्रथम प्रकाश किरणें चलती हैं, और सपोज ध्यान से आप बात को समझिएगा, इस प्रकार प्रथम प्रकाश किरणें चलती हैं। परंतु जब इस AB सतह को हम मान लेते हैं, जब CD सतह यदि नगण्य हो, यदि CD सतह नहीं होता, केवल AB सतह होता, जो लेंस का केवल AB इधर वाला सतह होता, तो उस समय पर जो प्रतिबिंब बनता ना, उस समय पर जो प्रतिबिंब बनता वो कहाँ पे बनता? तो यहाँ पे बनता जी। ठीक है ना, उस समय पर जो प्रतिबिंब बनता वो यहाँ पे बनता, I1 यहाँ पे बनता जी। परंतु ध्यान से समझेंगे, इस वस्तु का यहाँ पे प्रतिबिंब बनता, बना नहीं है, बनता, ये हम कह रहे हैं। क्यों बनता? क्योंकि देखिए AB सतह केवल होता तब यहाँ पे बनता, परंतु इसमें CD सतह वास्तव में है ना, तो इसीलिए CD सतह होने के कारण यहाँ पे प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब समझिएगा यहाँ पे प्रतिबिंब बनता। अब समझिएगा, यदि हम इस I1 को फिर से, जो I1 है, जो प्रतिबिंब है, इसको यदि हम वस्तु मान लेते हैं, क्यों? क्योंकि अब AB सतह को हम नगण्य मानकर इधर से प्रकाश AB सतह को नगण्य मानते हैं, तो उस समय पर ये वस्तु का कार्य करेगा। तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, इसके द्वारा इस प्रतिबिंब के द्वारा वस्तु का कार्य करेगा, तो इसके द्वारा यहाँ पे एक प्रतिबिंब बनेगा जो है वास्तविक प्रतिबिंब, जो है I। तो इतनी बात आप समझ गए? तो ध्यान से समझिएगा, 2 और पॉइंट्स आपको समझना है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ अदर कलर से।
देखिए दो आपको समझना है। सबसे पहली बात, वस्तु की दूरी को हम किससे दर्शाते हैं, u से, तो u हमने लिख दिया जी। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब कौन है जी, इस वस्तु का प्रतिबिंब है यहाँ तक, तो इसको v1 से हम दर्शा दे रहे हैं। ये जो प्रतिबिंब है ये वस्तु का कार्य किया है, तो इसका जो प्रतिबिंब बना है वो ये बना है, तो हम ध्रुव से ही ना मापते हैं जी, प्रकाशिक केंद्र P से, ठीक है। तो यहाँ से आप मापेंगे तो ये V हो जाएगा, तो ये इसका ये प्रतिबिंब है जो है V, ठीक है। अब देखिए एक और बात, जो ये AB सतह है, AB इस प्रकार AB जो सतह है, तो इसकी वक्रता जो त्रिज्या होगी वो किधर बनेगा, इधर बनेगा, तो इसलिए इधर इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, AB सतह की वक्रता त्रिज्या R1 हो जाएगा, और ये जो CD सतह है इसकी वक्रता त्रिज्या इधर बनेगा, तो वो हो जाएगा R2। तो इतनी बात आपको केवल अगर समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं आया है जिन विद्यार्थियों को, उनको मैं एक बार और समझाता हूं, ध्यान से समझेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहली बात, एक हमने लेंस लिया है, जो है ये आपको उत्तल लेंस लिया है। कोई भी लेंस हो उसमें दो सतह होता है, तो एक सतह है AB सतह और एक सतह है CD सतह। तो देखिए ये मुख्य अक्ष है जिस पर O एक वस्तु है, तो मान लेते हैं मुख्य अक्ष पर स्थित जो O वस्तु है, इस वस्तु से प्रकाश किरणें इस प्रकार चलती हैं, प्रकाश किरणें इस प्रकार चलती हैं और जाती हैं। तो जब हम ऐसा मानते हैं कि CD सतह न हो, तो उस समय पर जो AB सतह से टकराएंगी तो इसका जो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, इस बिंदु पर बनेगा जी, ठीक है ना, इस बिंदु पर। तो इसको हमने प्रतिबिंब बना है तो इसको I1 लिख दिया, पर वास्तव में नहीं बनेगा क्योंकि CD भी तो सतह है ना वास्तव में, इसलिए ये प्रतिबिंब आभासी होता है। अब समझिएगा, यदि अब फिर से अब हम AB सतह को अगर नगण्य मान लेते हैं, ना हो, तो उस समय पर CD जो सतह है, तो इस वस्तु का ये अब वस्तु का कार्य करेगा, तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है तो वो यहाँ पे I1 बनता है, ठीक है। इतनी बात समझिएगा। उसके बाद मैं बता दूं कि वस्तु से लेकर वस्तु की जो दूरी होती है इसको U से दर्शाते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को V से दर्शाते हैं, और ये जो वस्तु का कार्य किया है इसके द्वारा भी तो प्रतिबिंब बना है, तो इसको हमने फिर से V से ओनली दर्शा दिया है। और AB सतह के लिए वक्रता त्रिज्या R1 है और जो CD सतह है उसकी वक्रता त्रिज्या R2 है। इतनी बात समझ गए हैं, तो आगे हम बढ़ेंगे जी, ठीक है, बढ़े, चलिए। अब देखिए, अब हम यहां से गणना स्टार्ट करते हैं। अब यहां से हम गणना स्टार्ट करते हैं, तो हम यहां पे लिखते हैं गणना। सबसे पहले हम गणना क्या करेंगे, सबसे पहले हम गणना करेंगे एक अर्थ हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। बताइए, ये आप फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं? अभी हमने एक दो दिन पहले ही हमने कराया हुआ है, कल नहीं परसों हमने कराया था ये टॉपिक, मुझे याद है कि पतले लेंसों के लिए अपवर्तन का सूत्र। आपको याद होगा तो अच्छी बात है। क्या हमने बताया था जी? हमने ये फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? 1/r और म्यू माइनस 1 और म्यू बाई भी माइनस 1/u, ये हमने फॉर्मूला बताया था, मुझे याद है। तो आपको नहीं याद होगा तो मैं आपको बता दूं भैया, आप किस तरीके से ध्यान देकर पढ़ाई कर रहे हैं, ये आपको सोचने वाली बातें हैं, क्योंकि मैंने ये इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन है जिसको हमने बताया हुआ है, ठीक है, कि पतले लेंसों के लिए अपवर्तन का सूत्र लगभग बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिए उसका ये फॉर्मूला है 1/r इक्वल टू 1/r इंटू म्यू माइनस 1 इक्वल टू म्यू बाई वी माइनस म्यू बाई यू। तो ये है जी। अब बात यहाँ पे हमें क्या समझने वाली बात यहाँ पे ये है यहाँ पे समझने वाली हमारी बात ये है, ठीक है। तो हम पतले लेंसों के लिए अपवर्तन का सूत्र ये जानते हैं, तो ये हमने लिख दिया जी, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये जानने वाली है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले AB सतह के लिए अपवर्तन का सूत्र हम निकालते हैं। इस AB सतह के लिए तो हम लिखते हैं AB सतह के लिए, तो AB सतह के लिए यदि अपवर्तन का सूत्र निकाले तो ये AB सतह है ना, तो AB सतह के लिए 1/r है। तो सबसे पहली बात देखिए,
1/r हम लिखेंगे। परंतु ध्यान से समझेंगे, ए बी सतह के लिए ये वक्रता त्रिज्या है, तो ए बी सतह के लिए वक्रता त्रिज्या r1 है ना, r1 है कि नहीं है, तो हम यहाँ पे r1 लिख देंगे। उसके बाद म्यू -1 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे म्यू -1, क्योंकि अपवर्तनांक तो म्यू -1 ही है। उसके बाद इक्वल टू है, तो इक्वल टू हमने लिख दिया। फिर से म्यू बाई भी है, तो म्यू बाई भी। तो देखिए यहाँ पे भी जो है वो प्रतिबिंब है, तो ए बी सतह के लिए जो प्रतिबिंब बना है वो भी, ए बी सतह का प्रतिबिंब यही ना बना है I1, तो इसकी दूरी कहाँ से कहाँ, इसकी दूरी क्या है, इसकी दूरी यही ना है जी, इसकी दूरी ये है। ए बी सतह के लिए तो प्रतिबिंब ये बना है, तो वही बात हम लिखेंगे। तो यहाँ पे V1 हम कर देंगे, और उसके बाद 1 - u, ठीक है, क्योंकि u वस्तु है तो वस्तु की दूरी तो u ही है, तो ये हमने लिख दिया है। तो सबसे पहली बात कि ये हमने क्या निकाला है, ये हमने निकाला है, ये हमने क्या निकाला है जी, ये हमने निकाला है, सॉरी, ये हमने निकाला है ए बी सतह के लिए अपवर्तन का सूत्र, ठीक है। अब इसी प्रकार जो सी डी सतह है इसके लिए अपवर्तन का सूत्र निकालेंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सी डी सतह के लिए। अब सी डी सतह के लिए निकालते हैं, तो सी डी सतह के लिए अब इसके लिए निकाल रहे हैं, तो सबसे पहली बात हम क्या लिखेंगे यहाँ पे जी, यहाँ पे लिखेंगे 1/r, ठीक है, 1/r है तो r लिख दिया है। परंतु सी डी सतह के लिए वक्रता त्रिज्या तो r2 होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे r2, ठीक है। और उसके बाद म्यू -1 है, तो ये हमने लिख दिया म्यू -1। परंतु एक बात यहाँ पे याद रखेंगे देखिए क्या याद रखना था, मैं जानता था यही आप लिखेंगे, परंतु हम म्यू के जगह पे 1/म्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी, 1/म्यू और -1। अब ऐसा हमने क्यों लिखा, म्यू की जगह पर 1 - म्यू क्यों लिखा है, क्योंकि समझिएगा यहाँ पे हम देख रहे थे यदि ए बी सतह के लिए बात हो रहा था तो वहाँ से ये क्या हो रहा था, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रही थी, तो उसीलिए म्यू हमने लिया है। परंतु इस जब ये वस्तु के लिए हम देख रहे हैं कि कांच से सघन मतलब वायु में आ रहा है, ये प्रकाश किरण कांच में जाएगा, कांच से वायु में आएगा, तो उस समय पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरणें आती हैं तो उसलिए 1/म्यू हम लिखते हैं, ठीक है ना। जब सघन से विरल में जाएगी तो 1/म्यू लिखेंगे, अब विरल से सघन में जाएगी तो म्यू लिखेंगे, ठीक है। तो CD जो CD सतह है इसके लिए जो CD सतह में जो प्रकाश किरणें जाती हैं वो सघन से विरल में जा रही हैं, इसलिए 1/म्यू लिखेंगे। ना समझ में आया ना बेसिक बात, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है सघन माध्यम ही नहीं पता होगा, विरल माध्यम ही नहीं पता होगा, तो उनके लिए मेरा छोटी सी सजेशन है कि CD सतह के लिए आप मान लीजिएगा कि म्यू की जगह पर 1/म्यू लिखना है, अदरवाइज कोई रास्ता है नहीं, ठीक है ना। रियलिटी तो बात यही है, क्योंकि जब इतनी बेसिक बात हमने बता ही दिया। तो देखिए 1/म्यू, म्यू की जगह पर 1/म्यू लिख दिया, -1 है तो -1 लिख दिया। उसके बाद इक्वल टू, अब समझिएगा म्यू बाई भी है तो म्यू की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1/म्यू लिखेंगे, और ये मेन बाटा हो जाएगा भी। तो देखिए भी हमने लिखा है, परंतु ये प्रतिबिंब है ना, और CD सतह के लिए प्रतिबिंब क्या है, ये न है जी। देखिए AB सतह के लिए प्रतिबिंब V1 है, और जो CD सतह इसके लिए प्रतिबिंब भी है, तो देखिए हमने भी ही लिखा है, क्या लिखा है, भी लिखा है। और उसके बाद -1/u, तो u क्या है, वस्तु की दूरी है। तो देखिए ये प्रतिबिंब जो बना है इसकी वस्तु कौन है, तो भैया यही ना, ये वस्तु का कार्य किया है तभी तो ये बना है ना, तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक V1 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, V1 लिखेंगे। बात समझ रहे हैं ना, ये प्रतिबिंब है परंतु ये वस्तु का कार्य किया है तभी जाकर ये प्रतिबिंब बना है, तो इस प्रतिबिंब की वस्तु की दूरी यही ना V1 होगा, तो V1 लिख दिया है। तो इतनी बात आप समझ गए। अब समझिएगा समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूँ, 1/r2, ठीक है, और यहाँ पे 1/म्यू और -1, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे हम 1 मान लेते हैं, तो ये जाएगा तो ऊपर 1 में गुणा कराएगा, ये इसमें गुणा कराएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/म्यू इंटू भी हो जाएगा, और -1/V1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर हम इसको आगे और सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या मिलता है। अब देखिए अब कुछ नहीं करेंगे, दोनों पक्षों में ना हम क्या कर देंगे, म्यू से गुणा करा देंगे,
तो हम लिख देते हैं दोनों पक्षों में म्यू से गुणा करने पर, ठीक है, आप लिख लेंगे करने पर। तो जब म्यू से गुणा करते हैं तो समझिएगा, जब इसमें हम म्यू से गुणा करेंगे तो 1/r2, ठीक है, आज इसमें भी म्यू से गुणा होगा, तो म्यू से अगर गुणा होगा तो म्यू बाई म्यू हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 में अगर म्यू का गुणा होगा तो म्यू हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, म्यू का 1 में गुणा होगा तो म्यू ही ना होगा, म्यू बाई म्यू। अब माइनस म्यू हो गया, ये 1 में गुणा कराएगा तो म्यू हो गया। अब गुणा भाग तो आना ही चाहिए। अगर इसमें गुणा होता है तो 1 में अगर म्यू का गुणा होगा तो म्यू हो जाएगा, और नीचे भी म्यू इंटू भी है तो भी लिख दिया। और उसके बाद इसमें अगर म्यू का गुणा होगा तो ये म्यू बाई भी 1 हो जाएगा, ये हमने लिख दिया जी। अब इतनी बात समझ के होंगे, तो अब बात को समझिएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे म्यू से ये म्यू कैंसिल हो जाएगा, इस म्यू से ये म्यू कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो बचा यहाँ पे क्या, अब बचा यहाँ पे ये, यहाँ पे क्या बचा, 1/r2 इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे, 1/r2, यहाँ पे केवल 1 और माइनस म्यू बचा है, इक्वल टू यहाँ पे 1/v और माइनस μ/v1 बचा है, यही ना बचा है जी। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब बात को समझिएगा, यहाँ पे ये बचा है तो इसको थोड़ा सा मैं दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ, ठीक है जी, ये हमारा मिला है, ठीक है। 1/r2 इक्वल टू 1/माइनस म्यू इक्वल टू 1/v माइनस μ/v1, ये मिल गया जी। अब देखिए, अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझने वाली बात है। इसमें आपको क्या क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। कॉमन एक चीज़ें आपको दिखाई दे रही होगी, यदि आप ध्यान से समझ रहे हैं तो। इसको अगर समीकरण हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं सपोज है, तो देखिए क्या यहाँ पे कॉमन चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे ये एक चीज़ें कॉमन दिखाई दे रही हैं, मैं दूसरे कलर से बता दे रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे μ/v1 इसमें भी दिखाई दे रहा है, और समीकरण 2 में भी देखेंगे तो μ/v1 दिखाई दे रहा है। और देखिए इसमें ये प्लस में है और यहाँ पे ये माइनस में है। तो ये बताइए, यदि समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को जोड़ेंगे या हम समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाएंगे तो किसी भी परिस्थिति में ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो कट जाएंगे। तो बाकी शेष क्या बचा उसको हम लिखते हैं जी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण, अब ध्यान से समझेंगे। अब ये आपका लगभग सॉल्व हो ही गया है, अब आपका आने ही वाला है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट में यदि सेकेंड को जोड़ेंगे तो देखिए अब क्या मिलता है आपको। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखते हैं। तो ये क्या है, 1/r1 और μ-1 है तो 1 हमने लिख दिया। तो पहले इसका दायां पक्ष लिया तो इसका भी दायां पक्ष ले लेते हैं, बायां पक्ष ले लेते हैं। तो 1/, अब देखिए इसको हम प्लस में कर देंगे, ठीक है ना। देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ रहे हैं तो ये दोनों तो कट जाएंगे, आप जोड़ कर देख सकते हैं, ये प्लस में है माइनस में है तो कट जाएंगे। तो देखिए ये क्या, अब इसका हमने इतना लिख दिया तो पहले इसका भी लिख देते हैं 1/r2 और ये क्या है 1/μ है तो 1/μ हमने लिख दिया। उसके बाद इक्वल टू है तो इक्वल टू हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद इधर क्या बच रहा है, इधर देखेंगे 1/v है, इधर -1/u है, तो हम नीचे लिख दे रहे हैं 1/v माइनस 1/u, ऐसे हमने लिख दिया। बात आप समझ रहे हैं ना, क्या हमने लिखा हुआ है, ठीक है जी। मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। अब बात को यहाँ पे क्या समझने वाली है ऐसे हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, ये म्यू अगर इसमें गुणा करा लेता है, इस 1 में गुणा कराएगा तो देखिए क्या बनता है। अगर म्यू इसमें गुणा करा लेगा तो μ-1 हो जाएगा और बाई r1, ये इसमें गुणा करा लिया तो 1 μ/r2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/u, यही ना हो जाएंगे जी, ये हमने लिख दिया जी।
अब बात यहाँ पे दो चीजें, बस केवल इतनी बात समझना है कि इसमें हम क्या कर लेंगे, माइनस को कॉमन करेंगे। केवल अगर माइनस को कॉमन करते हैं, देखिए ये क्या है वास्तव में, तो ये है 1 माइनस म्यू है, ठीक है। अगर हम इसमें माइनस को कॉमन करते हैं ना, तो देखिए जो ये प्लस है, 1 के आगे प्लस है तो प्लस की जगह पर माइनस हो जाता है, और जो प्लस माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। तो ये वास्तव में ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो अब बात को समझिएगा, इसको अगर हम चाहें तो माइनस है, ये म्यू प्लस में है तो इसको हम आगे चाहें तो आगे लिख सकते हैं, और ये -1 है तो इसको पीछे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए हमने क्या बताया कि यदि हम इसको कॉमन करते हैं तो माइनस को कॉमन करेंगे तो -μ-1 हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो देखिए उसी प्रकार इसमें से अगर माइनस को केवल हम कॉमन करेंगे तो -μ-1 हो जाएगा, ठीक है। तो -μ-1 होगा तो ये जो प्लस है ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस पूरा होगा तो माइनस होगा। तो सिंपल सी बात है, अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं आगे सॉल्व करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा, μ-1 हो गया बाई R1। और देखिए इसमें अगर हम माइनस को कॉमन करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे तो ये प्लस था, पर प्लस अब माइनस गुणा होंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही माइनस हमने लिख दिया है, और ये भी क्या हो जाएगा, μ-1 बाई R। अरे बात समझ रहे हैं ना, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस प्लस गुणा कराकर माइनस ही नहीं होता, वही बात है, v-1/u। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो छोटी छोटी बातों पर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैं नहीं चाहता दिल से कि कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहे, इसलिए मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूँ, धीरे धीरे बताता हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ कि डेरिवेशन सब समझ में आए। मेरा यही लक्ष्य है कि जो स्टूडेंट मुझे समय दे रहे हैं ना, उनका समय व्यस्त नहीं जाना चाहिए, उनका बेकार समय नहीं जाना चाहिए। इसी लक्ष्य के साथ मैं आपको स्टडी कराने का प्रयास करता हूँ। अदरवाइज अब ध्यान से समझेंगे, केवल आप देखिए इसमें भी μ-1 है, इसमें भी μ-1 है। इसको अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो μ-1 को अगर हम कॉमन करते हैं, चलिए इस कलर से हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम μ-1 में 1 को कॉमन कर लेते हैं तो बचा क्या, बचेगा यहाँ पे केवल 1/R1 और -1/R, ठीक है ना। सॉरी देखिए यहाँ पे R2 है ना, तो यहाँ पे भी तो R2 होगा ना, यहाँ पे भी R2 होगा, यहाँ पे भी R2 होगा ना, समझ रहे हैं। R2 हमने भूल गए थे। तो अगर दोनों में μ-1 को कॉमन कर लिया तो 1/R1 -1/R2 हो जाएगा। इधर क्या बचा, 1/v और -1/u बचा। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है, आप सुन लीजिए स्पष्ट रूप से, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये आपको जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ये फॉर्मूला किसका है, आपको समझ में आ गया होगा। यही फॉर्मूला है किसका, पतले लेंसों के लिए अपवर्तन का सूत्र का, ठीक है ना। क्या है, μ-1 1/R1 -1/R2 इक्वल टू -1/v -1/u। तो इतनी बात समझ के, तो यदि आपसे एग्जाम में, अब ध्यान से समझेंगे, यदि एग्जाम में कहता है पतले लेंसों के लिए अपवर्तन का सूत्र याद कीजिए, तो इतना तक लिखकर आप प्रूफ लिख लेंगे, आपका काम कंप्लीट हो जाता है। परंतु इसी क्वेश्चन में कभी कभी कह देता है कि लेंस मेकर सूत्र की स्थापना या गणना कीजिए, इस प्रकार कहता है। तो यदि लेंस मेकर सूत्र कह दिया तो केवल आप एक काम करेंगे, वो एक काम क्या है आप ध्यान से समझेंगे। इसको मैं थोड़ा सा उधर लिखूं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए ये क्या हमने लिखा था, μ-1 1/R1 -1/R2 इक्वल टू 1/v -1/u, ठीक है ना। आप देख भी सकते हैं, μ-1 1/R1 -1/R2 इक्वल टू -v 1/v -1/u, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला लिखा है, और यही क्या है, पतले लेंसों के लिए अपवर्तन का सूत्र का फॉर्मूला है। तो ये बात हम समझ गए जी, ये पतले लेंसों के अपवर्तन का सूत्र का फॉर्मूला है। अब देखिए यदि लेंस का सूत्र कहे तो उस समय पर, यदि लेंस में का सूत्र कहे तब हम क्या करेंगे, तब हम मानेंगे यदि वस्तु यदि अनंत पर हो, वस्तु की दूरी यदि अनंत हो, अनंत पे वस्तु हो, तो उस समय पे जो प्रतिबिंब बनता है, वो कहाँ पे बनता है, ये कंडीशन पता है। जब वस्तु अनंत पे होता है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है। क्या पे बनता है, फोकस पे। तो इसका मतलब भी के जगह पर अनंत लिखेंगे और प्रतिबिंब के जगह पर भी लिखेंगे। तो यदि हम इसमें मान पुटअप करते हैं, ठीक है ना, ये बात आप समझ गए होंगे, ये इतनी बातें। तो यदि हम मान पुटअप करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैगा μ-1 है,
आई इक्वल टू 1/r1 और माइनस 1/r2 आई इक्वल टू 1/, भी के जगह पर f रखेंगे और माइनस 1/u के जगह पर इन्फिनाइट रखेंगे। इन्फिनाइट रख दिया जी। अब देखिए यदि एक में इन्फिनाइट का हम भाग कराएंगे ना तो ये 0 हो जाएगा, ये टोटल 0 हो जाएगा। तो ये तो समझिए ये टोटल 0 हो गया। अब इस 1/f को हम इधर लिख देते हैं, तो ये 1/f इक्वल टू, अब यहाँ से लिख देते हैं म्यू माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक फॉर्मूला आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र। ठीक है ना, तो ये लेंस मेकर सूत्र का फॉर्मूला है। तो ये आपको यहाँ तक लेंस मेकर सूत्र में करना है। अब यहाँ पे कहते हैं कि दर्पण सूत्र की लेंस की सूत्र की स्थापना कीजिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेंस की सूत्र की स्थापना आप कैसे कर देंगे, तो देखिए इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है ना, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, इसको समीकरण सेकेंड मान लेंगे। तो समझिएगा कैसे कि समीकरण, देखिए अगर समीकरण फर्स्ट में सेकेंड में 1/ जो f है वो इतने के बराबर है। ठीक है ना, इतने के बराबर है। अब देखिए समीकरण सेकेंड में भी देखेंगे तो जो ये इतना है, यही ना सेम टू सेम है, वो इतने के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 1/f है वो इतने के बराबर होगा। तो उस समय पर समीकरण 2 मतलब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड की तुलना कर देंगे तो उस समय पर 1/f का जो मान आएगा वो 1/v माइनस 1/u आ जाएगा कि नहीं जी, बिल्कुल आ जाएगा। और ये क्या है, ये लेंस सूत्र है, लेंस निर्माता सूत्र। ये क्या है, लेंस निर्माता सूत्र है। तो समझ रहे हैं कितना हमने फॉर्मूला आपको बता दिया। कोई भी घुमा के कह सकता है, आपको कह देगा पतले लेंसों के अपवर्तन का सूत्र लिखे थे यहाँ तक करेंगे, लेंस मेकर सूत्र कह दिए यहाँ तक करेंगे, और लेंस निर्माता सूत्र कह दिया तो आप यहाँ तक करेंगे। बात आपको समझ में आ गई होंगी। तो अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, और एक रिक्वेस्ट है और एक मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहली बात, यदि वीडियो पसंद आया है तो 3 काम कर लीजिएगा। एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, आप देख सकते हैं मैं बहुत मेहनत करता हूं, पर फिर भी अभी तक उतने ज़्यादा जो भी दिए हैं आप सभी ने, बहुत ही उपकार की बात है। ठीक है ना, बट फिर भी मैं चाहता हूं कि और भी सब्सक्राइबर हों, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मुझसे जुड़े और पढ़ाई करें अपने, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं बल्कि समझ कर एक पॉइंट्स याद करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। दूसरी बात कि जो भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं खास कर कहूँगा कि इस नोट्स को आप ले लीजिए। फिजिक्स के आपके 15 चैप्टर हैं, तो 14 से 15 चैप्टरों का आपको चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का आपको वीडियो क्या दिया जाएगा, पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का भी आपको लिंक दिया जाएगा, पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा। तो सब कुछ आपको ओनली 99 रुपये में दिया जा रहा है। यदि आप लेना चाहें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मांग लीजिएगा। मैं 100% कह रहा हूँ सभी स्टूडेंटों को ये नोट्स लेना चाहिए, क्योंकि इसी के अंदर से सब कुछ आपको आने वाला है। तो बिल्कुल इस नोट से आप स्टडी कर सकते हैं। अदरवाइज व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे, और टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाएंगे। खासकर इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।